भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये हिस्सा जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, उसका बेस हमने बताया था आपको कि मुग़ल साम्राज्य का पतन है और जो डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर है, और साथ साथ इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स, जो क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव है, वो ही इसका बेस है। तो कुछ लोग 1707 से लेकर 1964 को, यानी फ्रॉम 1707 यानी 1707 औरंगजेब का जो डेथ होता है, वहाँ से लेकर 1964 जो नेहरू एरा ख़त्म होता है, वहाँ तक को आधुनिक भारत मानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री 1707। अब बाकी हमारा एक्सपीरियंस मध्य प्रदेश पीएससी का जो रहा, वो एमपी पीएससी वाले 1857 से मानते हैं, 1857 से 1947, इसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। मेंस में भी तो अलग अलग जगह अलग अलग मान्यता, यूपीएससी में अलग हो जाएगा, एमपीपीएससी में अलग हो जाएगा, फिर स्कूल कॉलेज के लिए हिसाब से अलग हो जाएगा, स्कूल के हिसाब से अलग हो जाएगा, कॉलेज के हिसाब से अलग हो जाएगा, और एमए हिस्ट्री कर रहे हैं तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री फिर डिफरेंट हो जाएगा। तो बात समझ में आई ना, हर जगह पर मॉडर्न हिस्ट्री की मान्यता अलग अलग है, पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है। फिर बिहार में अलग होगा, यूपी में अलग होगा, साउथ में जाके अलग हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा अपने हिसाब से पढ़ाते लोग हिस्ट्री को। महाराणा प्रताप को तमिलनाडु में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप के चैप्टर ज़्यादा होंगे, लंबा सिलेबस होगा। तो ये रीजनल वो है इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री। जबकि ओल्ड हिस्ट्री में जो खास करके पैलियोलिथिक है, होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस है, ह्यूमन फॉसिल्स है, उसके अंदर आपको भेदभाव नहीं मिलेगा, वहाँ सब एक जैसा रहेगा। यहाँ तक कि चाणक्य के लिए भी अलग अलग नहीं रहेगा, एक जैसा रहेगा। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में आते आते काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। जो रीजनल लीडर्स हैं उनको ज़्यादा पढ़ाया जाता है। बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर को खूब पढ़ाएगा, तो अगर क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर का डीप में आ गया तो बंगाली बच्चे ज़्यादा अच्छे से ठीक करेंगे उसको, ठीक है ना। तो अब आपको सिविल सर्विसेज के हिसाब से सभी राज्यों के हिसाब से पढ़ना है, सारे स्टेट के हिसाब से आपको अच्छा पढ़ना है, डीप में जाके पढ़ना है। यहाँ से जो हम पढ़ने जा रहे हैं चीज़ें, वहाँ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रटाई कर सकते हैं, खूब रट सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो जितनी बार रिवीजन करेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। रिवीजन चाहे आप 10 बार कर लो, वो भी कम है, तब भी कुछ न कुछ चीज़ छूट जाएगी। लेकिन 4 रिवीजन जो है उसके बाद सिलेक्शन होने लगता है। चीज़ें तो तब भी छूटती हैं, 10 रिवीजन के बाद भी छूटती हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करें ऐसे में, कैसे जो है उसको पार पाएँ। तो अगर किसी के पास समय है, 2 साल की तैयारी कर सकता है, कोई 3 साल की, तो वो लिख भी सकते हैं। जो लिखेगा उसको ज़्यादा याद रहेगा। लिखने वाले लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, पर उसके लिए 2-3 साल का समय लगता है। इसी साल देना है, अगले साल परीक्षा देना है, तो फिर लिखने वाला काम ना करें, अंडरलाइन वाला करें, अंडरलाइन करके करें। तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग तरह के लोगों पे। पहले से जो हिस्ट्री पढ़े हैं, कई लोगों को लगता है कि हमने 11th-12th में हिस्ट्री पढ़ा था, कॉलेज में पढ़ा था, लेकिन आप ईमानदारी से सोचिए, क्या आपने 5 दिन से ज़्यादा, 10 दिन से ज़्यादा, 15 दिन से ज़्यादा पढ़ा था क्या? कई लोग 20 क्वेश्चंस पढ़ के जैसे तैसे एग्ज़ाम क्रॉस करते, तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आप हिस्ट्री वाले थे या नहीं थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बस आपने हिस्ट्री के टीचर को देखा था, हिस्ट्री की बुक देखी थी, नाम आपको याद है, आप फेमिलियर हैं, आपको नया नहीं लगेगा, लेकिन आता जाता कुछ नहीं है आपको, तो इसलिए पढ़ना तो फिर से पड़ेगा। तो पुराना वाला ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं करता है, फिर से पढ़ना पड़ता है, सभी को पढ़ना पड़ता है। तो ये हिस्सा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है करंट अफेयर्स बेस्ड स्टडी। करंट अफेयर्स के साथ चलना है हमको। जिस चीज़ को 300 साल हो गए, जैसे हमने बताया था कि रायगढ़ के किले पे 1674 में राज्याभिषेक हो रहा है, कोरोनेशन हो रहा है, किसका? शिवाजी का।
अब 1674 को अभी 450 साल हो रहे हैं, तो ये 450 ईयर्स जो है वो कमेमोरेट हो रहे हैं उनके शिवाजी के राज्यारोहण के। तो उस सिलसिले में वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। जैसे उस समय में मैंने आपको कुछ पर्सनालिटीज़ बताई थी, ऐसे इवेंट्स। अब आपको मॉडर्न हिस्ट्री के इवेंट्स निकालने हैं। औरंगजेब के बाद के जितने भी इवेंट्स हैं, जिनको भी 500 साल हो रहे हैं, जिनको भी 300 साल हो रहे हैं, 200 हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, 150 हो रहे हैं, 250 हो रहे हैं, ऐसा कोई भी पर्सनालिटी, ऐसी कोई भी इवेंट आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि 2023 है और 24 आ रहा है, तो सीधा 1924 में चले जाइए, सीधा 1824 में चले जाइए, सीधे 1724 में चले जाइए, फिर 50 साल का डिफरेंस डाल के 74 में इधर आ जाइए, 24 से 74 में आ जाइए। तो जो भी 74 में है, जो भी 24 में है, या 23 में भी है और 25 में भी है, तो 3 साल का मार्जिन लेके चलिए। वो सब इंपॉर्टेंट कोर्स हो गया आपका। ये वाले अगर आप ट्रिक लगाएंगे, ये बहुत सालों से करके लोग सेलेक्ट करवा रहे हैं अपने बच्चों को, कोचिंग क्लास वाले करते हैं ये वाला ट्रिक, अपने नोट्स बनाते हैं, बच्चों को देते हैं। कम से कम 100 क्वेश्चंस इस आधार पे वो बनाते हैं और उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन क्लिक हो जाते हैं, हो ही जाते हैं, क्योंकि वो खबरों में होता है। इसके अलावा कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसको 150 साल तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो वहाँ पर अब पूरी देव स्थापना होने जा रही है, मूर्ति स्थापना होने जा रही है, तो पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा वाला काम है वो हो रहा है। तो खबरें लगभग 1 महीने तक, 2 महीने तक खबरें रहेंगी, और पेपर बनने का समय है ये जो समय है, ये पेपर बनने वाला समय है। फरवरी का महीने में पेपर बनता है और पेपर बन के प्रेस में चला जाता। तो प्रेस में चला जाता है, इसका मतलब है कि 1 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में पेपर बनता होगा। और ये वो समय है कि अखबार भरे पड़े होंगे, टीवी न्यूज़ चैनल पे यही चल रहा होगा, तो पेपर बनाने वाला कहीं न कहीं प्रभावित होगा। तो 1 या 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से हो सकता है, 1 क्वेश्चन तो पक्का होगा, 1 क्वेश्चन तो होगा ही। तो आपको पूरा घटनाक्रम राम जन्मभूमि का अभी तक का जितना भी घटनाक्रम हुआ है, मीर बाकी ने जो बाबरी मस्जिद बनाई थी वहां से लेके अभी तक, यानी बाबर के समय में जो मस्जिद बनी थी, बाद में वो टूटने से लेकर के और अभी तक का पूरा घटनाक्रम आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन हो जाएगा। अगर वो 1947, 1964 से पहले का अगर हो गया तो वो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज वो करंट अफेयर्स हो जाएगा। आ गया समझ? तो ये आपको करना है। तो एक बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, और वो अखबार में बहुत लंबी चौड़ी जगह लेने वाला है। अब लगभग वो 1 महीने तक रोज हेडलाइन ही है। 1 महीने तक अगर कोई हेडलाइन रह जाती है तो वो क्वेश्चन पक्का आता है, एग्जाम का क्वेश्चन हो जाता है वो। जब भी कभी 1 महीने तक हेडलाइन बनेगी वो एग्जाम में पक्का आएगा, उसमें कोई शंका नहीं, ठीक है ना। तो कुल मिला के एमपीपीएससी को तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यूपीएससी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी बुद्धिमान लोगों की एग्जाम है, स्मार्ट वर्क वालों की, ट्रिक लगा करके, दिमाग लगा करके, पहले से प्रेडिक्ट करके यूपीएससी निकाला जा सकता है। एमपीपीएससी को इस तरह से नहीं निकाला जा सकता। एमपीपीएससी के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। एमपीपीएससी हार्ड वर्क से होती है। हार्ड वर्क बहुत लिमिटेड एरिया में ही करना है, कोई ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड वर्क मांगता है। अलग टाइप की एग्जाम है, उसमें ट्रिक नहीं लगती है, क्योंकि उसमें रैंडम होता है, कुछ भी है। और ख़ास करके अलग अलग नेचर होते हैं। जैसे साइंस के बच्चे होते हैं तो वो समझना चाहते हैं, वो रटना नहीं चाहते, चीज़ों को समझना देते हैं, तो वो उनको फिर मेंस निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों, क्योंकि लो स्कोर गेम नहीं है वो। एमपीपीएससी में लोग रट करके स्कोर ज़्यादा ले आते हैं,
तो जो समझदारी दिखाता है वो व्यक्ति पीछे रह जाता है, क्योंकि वो तो समझ करके लिखता है, और समझ करके लिखेगा तो न तो उसमें क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि रटने वाला तो पूरा झोंका त्यों छाप देगा। तो जो खास करके जो साइंस पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और साइंस में भी जिनमें दिमाग आर्ट्स वाला है, मतलब थोड़ा सा उस टाइप का है, मतलब लोकल टाइप का दिमाग है, ले लिया साइंस, वो भी निकल जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे तो सूट नहीं किया, मेरे तो दिमाग के हिसाब से नहीं। मैंने निकाली जरूर, नौकरियां भी की, सिलेक्शन भी हुए, इंटरव्यू भी दिए, सिलेक्शन भी हुए, सब हुआ, परीक्षाएं भी दी, और 5 या 6 सिलेक्शन मैंने लिए उससे भी, स्टेट सर्विस से भी। लेकिन पसंद कभी नहीं आई मुझे एग्ज़ाम कभी पसंद नहीं आई, ना ही मेरा मन है उसमें, और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ। मैं रिकमेंड नहीं करता। मैंने इसलिए दी क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत होते थे, लार्ज स्केल पे होते थे, और उनके लिए हम इंस्पिरेशन होते थे, तो हम साथ में जाके देते थे एग्ज़ाम। बच्चे भी, पूरा कमरा ही हमारे ही स्टूडेंट होते थे, 40-50 बच्चे, हम सब साथ में मेंस दे रहे होते थे, हम भी उनके साथ दे रहे होते, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। हम नहीं पढ़ते थे, हम वहीं पर पढ़ाते थे। जब मेंस चल रहा है तो 1 महीने तक मेंस चलता था, पहले तो 20-20, 25-25 दिन तक, और हमारा सब्जेक्ट तो फिर एकदम आखिरी में आता था, जूलॉजी, बॉटनी, ये बिल्कुल आखिरी में। 22 दिन की छुट्टी होती थी, कई बार 20 दिन की, 15 दिन की, 15 दिन मिनिमम छुट्टी होती थी बीच में। तो हम लोग वहीं रहते थे और रोज़ क्लास लेते थे वहीं पे। कोई एक पूरा बिल्डिंग किराए से ले लेते थे, पूरा अपार्टमेंट ही किराए से लेते थे, और उसमें सब में बच्चे भर देते थे, और वहाँ जो हॉल होता था उसमें क्लास लेते थे, और सबको एक साथ एग्ज़ाम दिलाने ले जाते थे। तो हम भी भरते थे फॉर्म, हम भी प्री मेंस इंटरव्यू सब निकालते थे, लेकिन नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं रहे। नौकरी कभी उस टाइप से नहीं की, तो बच्चों के साथ रहने के लिए मैं इसलिए देख के देखना चाहता था कि मैं जो उपदेश देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि इसको ऐसे लिखो, यूँ कर लेना, वो कर लेना, तो वैसा लिख पाते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हम केवल बच्चों को बताते हैं। अगर खुद ही नहीं लिख पाए तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मैं उनके साथ स्पीड भी मेंटेन करता था, मेरा खुद का हाथ भी बहुत तेज चलता था, तो मैं खुद भी पेपर कंप्लीट करने की सोचता था कि 3 घंटे में मैं कंप्लीट कर सकता हूँ कि नहीं, और अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर दूसरे बच्चों को भी करना चाहिए। तो फिर मैं उनको सिखाता था कि कैसे करें, कौन सा हिस्सा पहले करें, बाद में करें, किसको छोटा करें, बड़ा करें, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो वो आप तभी बता पाते हो तो जब अभी छोड़ा है हमने, थोड़े से कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले ही छोड़ा है, मतलब 5 साल पहले ही, नहीं तो तब तक हम देते रहते थे। उसका कोई लेना देना नहीं कि नौकरी करना है, नहीं। बहुत सारे अपॉइंटमेंट लेटर, कई सारे तो लिफाफे भी नहीं खोले हमने, अपॉइंटमेंट लेटर है, उसके अंदर कौन सी नौकरी आई वो यूँ तो पढ़ लिया था अखबार में कि ये नौकरी मिली है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। कई फिर चेतावनी के लेटर आते थे कि आप अभी तक डॉक्यूमेंट लेकर के ऑफिस में नहीं आए हैं, आपकी नौकरी चली जाएगी अगर आपने इस तारीख तक डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया, हमको चेक नहीं करवाया, वेरिफिकेशन नहीं कराए। तो हमारे पास बहुत सारे चेतावनी के लेटर भी पड़े हुए हैं। हम चेतावनी का क्या करना है, हमको आना ही नहीं है ना तुम्हारे यहाँ पे, बस वो ले लिया बस, सिलेक्शन हो गया। तो फिर वो वेटिंग वाले को मिलता है। ऐसा नहीं कि हमने किसी की नौकरी खा ली। कई लोग हमारे यहाँ कमेंट में लिखते हैं सोशल मीडिया पे कि ये तुमने इतनी नौकरियाँ छोड़ दी, सबकी नौकरियाँ खा गए। ऐसा नहीं होता, नौकरियाँ किसी की नहीं जाती। वो अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर नीचे से वेटिंग वाले को मिलता है, जो वेटिंग में होता है उसको मौका मिलता है। आप किसी की नौकरी नहीं खाते, ऐसा नहीं होता। हाँ, जो नौकरी हमने 2-2.5 साल कर ली और फिर छोड़ दी, उस साल नहीं तो अगले साल वो वैकेंट हो गई तो फिर से नई वैकेंसी के तौर पे निकलती है, वो फिर से नए आदमी को जॉब मिलता है। ऐसा थोड़ी 60 साल तक मैं जब तक 60 का नहीं हो जाऊँगा तब तक वो पोस्ट खाली रहेगी, ऐसा नहीं होता। वो अगले साल किसी दूसरे को मिल जाती। अगले साल वो 439 यानी 439 की वैकेंसी निकालने वाले थे, हमने रिजाइन दे दिया तो 440 की वैकेंसी निकालेंगे, 440 की निकालेंगे, उसमें क्या है। तो वो तो कोई बहुत, आप किसी की नौकरी नहीं खाते, ये मैंने क्लियर कर दिया। आज मैं करता नहीं हूँ जनरली आज मेरी इच्छा थी तो मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं होता है। और दूसरी चीज़ है कि MPPSC में तो फिर वो उसी साल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसी लिस्ट में से नीचे वाले को लेटर चला जाता है कि वो अनुपूरक सूची निकालते ना, आपने रिजल्ट देखा होगा अभी MPPSC, नीचे अनुपूरक सूची यानी सप्लीमेंट्री लिस्ट है, वो वेटिंग लिस्ट है, उसका मतलब है वेटिंग लिस्ट। अगर ऊपर वाला ज्वाइन नहीं करेगा तो नीचे वाले को मौका मिलेगा। बस ये है कि हाँ 6 महीने बाद मौका मिला उसको, बस इतना अंतर रहता है, बाकी ज़्यादा नहीं रहता। तो खैर,
तो आपको जो है ये जो तैयारी करनी है इसमें अब हम शुरू करते हैं। तो वही डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर है ना। तो मुगल एक क्वेश्चन यही आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में कई बार कि मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि कौन कौन से कारण हैं ऐसे जिनकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो बहुत सारे कारण हैं मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, क्योंकि जो डिसेंडेंट्स थे औरंगजेब के बाद में, एक तो मुगलों के यहाँ पर कुछ भी कभी भी उन्होंने उत्तराधिकार का, सक्सेशन का कोई भी एक अच्छा नियम नहीं बनाया, कोई रूल नहीं था उनके यहाँ सक्सेशन का। तो वॉर होता था हमेशा, जो राजकुमार होते थे, प्रिंस होते थे, वो लड़ते थे और उनको लड़ना पड़ता था। शहजादों की फाइट होती थी, युद्ध होता था, और जो रीजनल पावर्स होते थे वो उनका फ़ायदा उठाते थे। कोई उनके साथ जुड़ गया, कोई किसी के साथ जुड़ गया, फिर आपस में किसी मैदान में लड़ते थे, लड़ाई लड़ते थे। फिर जो जीत जाता था उसको गद्दी मिलती थी, वो बादशाह बनता था। तो अच्छा कोई नियम नहीं था। अकबर के समय में बन सकता था, लेकिन अकबर भी अपने बच्चों से परेशान रहा, खास करके जहांगीर से। फिर जहांगीर के बाद, जहांगीर तो बनाने लायक था नहीं, लेकिन शाहजहां बना सकता था, लेकिन औरंगजेब बहुत महत्वाकांक्षी था तो वहां नहीं बन पाया। और औरंगजेब बहुत अच्छे से बना सकता था क्योंकि उसने डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा था, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये रही कि वो जिया बहुत लंबा जी लिया, और इतना लंबा जी लिया तो शहजादे ही 65 साल के हो गए। जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, वही 65 साल के हो गए। तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति हो गई, क्योंकि वो जल्दी मर जाता तो वो ताकतवर बन जाते और तब तक सत्ता आ जाती, तब तक शायद वो रूल काम कर जाता। तो मुगल साम्राज्य में कुछ न कुछ ऐसा होता रहा कि कोई रूल नहीं बन पाया, और इसी बीच में यूरोप से लोग आने लगे। तो ये सब पैरेलल चलेगा। यूरोप से लोगों का आना, ये भी आपको साथ में जारी रखना पड़ेगा कि यूरोप से कौन कौन ताकत कब कब आई। तो उनका क्रम कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया, बीच में कौन आया। तो वो सीक्वेंस का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, हमारे नोट्स में देखेंगे तो हमने बना के बताया हुआ है। बाकी तो बुक्स बताती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सबने बनाई, वहाँ के लोगों ने। तो किसने ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाई उसका भी ईयर वाइज ब्यौरा है। तो दोनों को अलग अलग रखिएगा, दोनों का अलग है। ईस्ट इंडिया कंपनी का बनना और भारत में आना दोनों अलग चीज़ है। कई बार वो ईस्ट इंडिया कंपनी तो बना के बैठ गए, लेकिन भारत आए नहीं थे, वहाँ से चले नहीं थे वो। इसलिए कई लोग उसके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, और जानबूझ के यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोग इन दोनों में अंतर समझते हैं कि नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाना तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। यूरोप की जितनी भी ताकतें थी उस समय में जाकर के पैसा कमाना चाहती थी, पर आए अलग अलग समय पे, अपनी सुविधा से आए। और दूसरा, यहाँ पर उनको कितना मौका मिलता है, कितना मौका मिलता है भारत में आकर के कोठी बनाने का, फैक्ट्री बनाने का, बस्ती बनाने का, कॉलोनी बनाने का, यानी सेटलमेंट का। ह्यूमन सेटलमेंट भी बनाना पड़ता है। तो उन सब में आप देखोगे कि पोर्तुगीज आगे रहे, क्योंकि पोर्तुगीज ने मुगल सम्राट की ओर नहीं देखा। दरअसल अंग्रेज जो थे वो बहुत महत्वाकांक्षी थे और वेल ऑर्गेनाइज थे और नियमों से चलने वाले थे। इसलिए उनको लगता था कि जब तक बादशाह से बात नहीं हो जाती तब तक हम सेटल नहीं हो पाएंगे। तो मुगल बादशाह बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब बहुत, जो जहांगीर था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय में जहांगीर था जब टॉमस रो आया था, तो सीधा जहांगीर से बात करना चाहता था, सलीम से बात करना चाहता था और वहां से एश्योरेंस चाहता था। इस प्रकार की कोशिश पोर्तुगीज ने नहीं की। पोर्तुगीज ने लोकल, जिस जगह पर वो अटैक कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं, पहली बार समुद्र के किनारे पे जिससे मिलेंगे, भेंट करेंगे, वो कैसा व्यवहार कर रहा है, वो उसी से उनको मुगल बादशाह आगरा में कौन बैठा है उससे लेना देना नहीं है। इसलिए वास्को डी गामा, अल्बुकर्क और इनको जब डिकुना और इनको अल्मीडा और इनको जब आप देखोगे
तो ये लोग जो जितने भी गवर्नर हैं पुर्तगाली, जो वहाँ से बेड़ा लेके आते हैं, व्यापारी थे जनरली, ये लोकल लोगों से कांटेक्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे ही ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। और वहाँ उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ताकत बढ़ाई समुद्र पे। ब्रिटिशर्स ने समुद्र पे ताकत नहीं बढ़ाई, वो जो रॉयल चार्टर है उसके माध्यम से चलना चाहते थे, क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज थे। तो जब तक ब्रिटेन की महारानी कुछ लिख करके, क्राउन वहां का लिख करके कुछ नहीं दे देता, तब तक वो वहां से निकलेंगे नहीं। तो जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो ब्रिटिश लोगों के पास कम थे, पोर्तुगीज के पास ज्यादा थे। विवेकाधिकार शक्तियां, तत्काल निर्णय लेना, अपनी मर्जी से निर्णय लेना, ये वाली चीज उनके पास ज्यादा थी, ब्रिटिशर्स के पास कम थी। वो बाद में शुरू हुई, वो छीनी, क्लाइव ने छीनी। क्लाइव ने अपनी योग्यता से छीना है उसको। उसके पहले के जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल तो थे ही नहीं उस समय में, गवर्नर भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, वो तो एक ऐसे ही टीम होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। गवर्नर, उसको आप ये कह लो कि हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो फिर वहां होते थे, लेकिन यहां तो वो लीडर है, कैप्टन है, कैप्टन टाइप नाम होते थे, क्योंकि आप एक तरह से नेवी चीफ है या जहाज को लेके जा रहे हैं तो आप एक तरह से कैप्टन है, तो वही उसी की डिसीजन मेकिंग चलती है। तो ये थोड़ा सा आपको इस तरह से वो समझना पड़ेगा, क्योंकि नया जो आधुनिक भारत है उसका इतिहास इन्हीं चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। तो पोर्तुगीज जब आए तो उन्होंने यहाँ के समाज को समझा, जैसे उन्होंने स्टडी किया होगा, बहुत सारी स्टडी की होगी कि यहाँ के लोग जैसे धर्म के प्रति बड़े सेंसिटिव हैं, संवेदनशील है रिलीजन के प्रति, और दूसरा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो दूसरे धर्मों का सम्मान भी करते हैं। तो चर्च वो बनाने देंगे। हिंदू धर्म की ये विशेषता रही कि वो कभी हिंदू धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता। हिंदू ने कभी भी धर्म परिवर्तन करके किसी को हिंदू बनाने की कोशिश नहीं की, मंशा कभी रही नहीं, जैसे दूसरे धर्मों की रही है। ईसाइयों ने हमेशा चाहा कि दूसरे धर्म के लोग ईसाई बन जाएं, और मुसलमान तो बहुत एग्रेसिवली चाहते थे, यानी उसके लिए हिंसा करने को तैयार थे। ईसाई लोगों ने हिंसा करके ईसाई धर्म में नहीं लेके आए, वो सेवा करके लेके आए। ईसाइयों ने सेवा की, लोगों का दिल जीतने की कोशिश की और माहौल बनाया, ऐसा माहौल बनाया कि वो ईसाई बन जाए। उसके लिए वो हत्या नहीं करते थे, जबकि मुसलमान डराते थे कि अगर आप मुसलमान नहीं बने तो हम आपको मार डालेंगे। तो ये बहुत खतरनाक चीज थी। मुसलमान दोनों चीज करते थे, लालच भी देते थे और हत्या की धमकी। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर दोनों था, लालच से भी, जबकि ईसाइयों ने केवल एक तरह से लालच दिया। तो वहां पुल फैक्टर तो था लेकिन पुश फैक्टर नहीं था। आया समझ? दोनों में अंतर है। और हिंदू धर्म तो दोनों ही नहीं करना चाहता, क्योंकि हिंदू धर्म की खुद की अपनी एक समस्या है कि इसको ले लिया तो फिर इसको रखेंगे कहाँ क्योंकि हिंदू धर्म जातियों में बटा हुआ था। तो हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था ने रोका, क्योंकि फिर उसके साथ रोटी बेटी का संबंध करना पड़ेगा ना। और हिंदू धर्म प्योरिटी की बात करता है, पॉल्यूशन की बात करता है, प्रदूषित होने की बात करता है, तभी तो अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी है ना, छुआछूत, ये हिंदू धर्म की विशेषताओं में से है। प्योरिटी, शुद्धता की बात करना, और अनटचेबिलिटी की बात करना, यानी प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। ये तो बेस है हिंदू धर्म का कि पोल्यूट नहीं होना चाहिए, हिंदू धर्म दूषित नहीं होना चाहिए। मलेच्छियाँ आ जाएंगे और समुद्र पार करके जो लोग आए हैं, पता नहीं कौन है, कैसी उनकी नस्ल है, क्या खून है, शुद्धता नहीं है, नस्ल की शुद्धता नहीं है। और दूसरी चीज है कि हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, तो कंपार्टमेंट्स हैं, कंपार्टमेंटाइजेशन है,
सबके अपने अपने कंपार्टमेंट है और वो उसमें कंफर्ट जोन में महसूस करता है कि हम इस जाति के, हमारी जाति के हैं, हम सब हैं। और सब आपस में विवाह भी करते हैं, सब आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, साथ में बैठ के खाते हैं। अपनेपन की, बिलोंगिंगनेस की भावना है, अपनेपन की भावना है। अब ये अपनेपन की भावना दूसरे के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए धर्म परिवर्तन पे वो कभी गए नहीं, कभी नहीं गए, और ना ही उन्होंने जोर दिया, क्योंकि मान लीजिए कोई तैयार हो गया तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए हिंदू धर्म में जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा है, हिंदू बनने के लिए पैदा होना बहुत ज़रूरी है। हिंदू धर्म में ही पैदा होना आवश्यक है, बाकी दूसरे धर्मों में पैदा होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म पूरी दुनिया में नहीं फैल पाया, नहीं तो सबसे प्यारा धर्म है और सबसे सुंदर है और बहुत सॉफ्ट है और बहुत इजी है और बहुत सुखद है, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर है। अभी जो उत्साह है राम मंदिर का, आप देखिए तो ऐसा लगता है जैसे जिसको आप फिल्मों में और सीरियल में स्वर्ग कहते हैं ना, वैसा एहसास होगा। चारों ओर करोड़ों फूल होंगे उस दिन आप 22 जनवरी का जिंदगी, आज भी रोड शो था मोदी जी का, तो काफ़ी सुंदरता थी, लेकिन उस दिन तो और तैयारियां हो जाएगी, तब तक काफ़ी करोड़ों फूल लगेंगे, करोड़ों फूल। आप करोड़ों फूल का सेट अगर कोई सिनेमा वाला बनाना चाहेगा तो बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पूरी स्टेट गवर्नमेंट लगी है, मशीनरी लगी है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगी है, न जाने कितने एनजीओ लगे हैं, कितने आश्रम, साधु संत, न जाने कितने कार्यकर्ता, पार्टी, संगठन, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, सब लगे, सब, मतलब इतनी बड़ी मानव शक्ति, मैन पावर वो सजाने में लगे हैं। वो दृश्य मतलब कैद करना चाहिए लोगों। ऐसा आप बनाना चाहोगे, बाद में आप सोचो कि किसी दिन हम बना लें। मैं तो किसी सिनेमा वाले को मतलब सजेस्ट करूंगा कि अगर फ्यूचर में आप राम मंदिर निर्माण या इसके ऊपर कोई मूवी बनाना चाहते हो तो आप सेट बना ही नहीं पाओगे, अभी शूट कर लो, कुछ न कुछ करना है तो उसमें सीन डाल देना, जान आ जाएगी। कई लोग अगर ऐसा सेट बनाना चाहेंगे तो करोड़ों रुपए लग जाएंगे, कैसे बनाएंगे? और इतनी भक्ति भावना वाले लोग कहाँ से लाएंगे उसमें? कोई एक्टर के बस की बात थोड़ी है, जो लोगों के आंसू निकलेंगे इतनी प्रतीक्षा के बाद, ये सब चीज़ें। तो ये जो चीज़ है, ये जो दृश्य है, ये जो सुखद है, उसके बाद जो प्रसाद बंटता है, जो आत्मीयता होती है, आरती होती है, भजन होते हैं, मंत्रोच्चार होते हैं, गायन होते हैं, संगीत होता है, बहुत मधुर संगीत होता है ना। एक से एक कलाकार जो है वो प्रस्तुति देते हैं। वेशभूषा खास करके भगवा कलर जो होता है, फूलों का रंग भी इन दिनों तो खास करके गेंदे के फूल आए हुए हैं और मुझे लगता है अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। और स्पेशली मुझे लगता है बहुत पहले चूँकि तारीख डिक्लेयर कर दी तो उत्तर भारत के काफ़ी लोग जो है उसको उगाएंगे भी सही अपने खेतों में, क्योंकि उसका काफ़ी अच्छा व्यापार भी होगा और बहुत उगेंगे। और उसी कलर का लगभग लोग कपड़ा धारण करते हैं, इतने सारे। तो मुझे लगता है कि हम लोग भी जब गायत्री परिवार में अश्वमेध यज्ञ करते हैं या क्या, जब 30 लाख 40 लाख लोग इकट्ठे होते हैं तो वो दृश्य देखते ही बनता है। दूर दूर तक समुद्र होता है पीले कपड़ों का। केसरिया बहाने में लोग जो है अगर कई किलोमीटर तक कलश यात्रा निकलती गायत्री परिवार की, आप कभी देखो क्या देवी वातावरण होता है। तो बहुत ही ज़्यादा रोमांच आता है। वो कई लोग, हम खुद 20-20, 25-25 किलोमीटर दिन भर में चल जाते हैं ऐसे समय में, उन यात्राओं के साथ में पैदल चल जाते हैं। लोग नारा लगाते हैं, नारे लगाने में, गाना गाने में गला खराब हो जाता है, 3-3 दिन तक फिर आवाज़ नहीं निकलती। वो स्थितियाँ जब आती है, इतनी थकावट के बाद भी जो आनंद आता है, वो स्मृतियाँ जो है कभी भुलाए नहीं भूलती। तो ये तो इतना वो है कि इसमें तो आनंद आता है ना। अब पर किसी आदमी की इच्छा हो आनंद लेने की, यही वाला आनंद, तो वो इस सौभाग्य से वंचित हो जाएगा अगर उसने जन्म नहीं लिया। तो किसी की इच्छा भी हो और उसको आनंद आने भी लग जाए तो वो कैसे करेगा, उसको कैसे प्राप्त करेगा? उसको नहीं कर सकता, मुश्किल है। तारीफ कर सकता है आप लोगों का, अच्छा है प्रोग्राम, बहुत अच्छा किया आपने। फारूक अब्दुल्ला तो लगभग आज कमेंट ही कर बैठे, ये सबके, केवल तुम्हारे नहीं है ये तो पूरी दुनिया के राम। आज कमेंट किया ना जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला ने, ट्वीट किया कि राम जो है ये केवल आपके नहीं है, मतलब इतना इतराओ मत, मतलब इतना खुश मत हो, या इतना वोट लेने के चक्कर में भी, मतलब वो है पॉलिटिकल कटाक्ष,
लेकिन वो एक तरह का फ्रस्ट्रेशन भी है कि हम वो ये वाला नहीं कर सकते, मतलब इतना आसानी से मोदी जी को एंट्री मिल जाएगी मंदिर के अंदर, जितना आसानी से वो रोड शो निकाल सकते हैं, जितनी आसानी से वो इसको पॉलिटिसाइज कर सकते हैं या वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा अगर कोई दूसरी पार्टी का सोचे कि मैं भी कर लूँ तो उसको दिक्कत आएगी। उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो वही होना बहुत ज़रूरी है जो मैंने अभी बताया आपको। अच्छा, धर्म परिवर्तन वाले को भी एकदम से किसी ने कर भी लिया मौका देख के, तो उसको भी एकदम से जनता इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए एक सरनेम चाहिए, बहुत पुराना भी होना चाहिए सरनेम भी चाहिए, पुराना भी होना चाहिए। इसलिए जो जाति व्यवस्था है ना, ये अब आप समझ रहे होंगे उस चीज़ को कि उसको आप करोगे कैसे, वो बहुत मुश्किल है। जबकि इस्लाम बहुत आसान है। ईसाई के लिए जो है लोग जितने जाते हैं, नाम फ्रांसिस, फ्रैंको कुछ भी रख के, फ्रैंकलिन वगैरह रख के चले जाते हैं चर्च में संडे को, क्रिश्चियन हो जाते हैं, क्रॉस करने लगते हैं। सिंपल है, बहुत आसान होता है। तो ये है, और यही वो समय था कि पोर्तुगीज ने यहाँ पर विवाह करना शुरू किया। न केवल उन्होंने बल्कि बस्तियां बनाई, बल्कि उन्होंने समुद्र के किनारे, खास करके गोवा में डेरा डाला। और गोवा तब से लेके अभी तक उन्हीं का है, देखा जाए तो उनकी छाप है गोवा पे। तो पोर्तुगीज एटमॉस्फेयर अगर आपको देखना है तो वो आपको पुर्तगाली गोवा में मिलेगा, पुर्तगाली भाषा भी मिल जाएगी वहाँ। आज भी लोग पोर्तुगीज बोलते हैं, क्योंकि 61 तक चला ना वो कब्जा, लंबा चला। 47 में भी नहीं छोड़ा था उन्होंने, और 61 तक रहा, ठीक है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री को है ना, अगर आप जीवंत एहसास के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इस दृष्टिकोण से उसको पढ़िए, आपको हेडक नहीं लगेगा जो मैं बता रहा हूँ। आप महसूस करते हुए उसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से उसको महसूस कर सकते हैं कि ये कई जनरली हम इवेंट्स को याद रखना चाहते हैं, महसूस नहीं करना चाहते, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसलिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे राम मंदिर वाला जो इवेंट है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? 10 साल बाद भी आपको ये तारीख याद रहेगी, जीवन भर याद रहेगी कि वो 22 जनवरी को हुआ था। क्यों याद रहेगी? क्योंकि इस चीज को आपने महसूस किया, इसको एग्जाम का विषय नहीं माना। लेकिन जो कोई अगर एग्जाम के हिसाब से करना चाहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो वो वही चीज जो है आपकी पढ़ाई में करेंगे तो ये सहज तैयारी है। सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है वो सहज है, तभी तो वो सिविल सर्वेंट बनता है ना। वो सिविल सर्वेंट बन करके आपको यही काम करना है कि आपके अंदर होना चाहिए। आप किताबें देख करके थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन कर पाओगे, हर चीज के लिए बुक थोड़ी देखने जाओगे। तो व्यक्तित्व का हिस्सा बनना चाहिए, पर्सनालिटी का पार्ट बनना चाहिए, नॉलेज आपकी पर्सनालिटी में आ जाना चाहिए। तो ये करिए। तो पुर्तगाली सक्सेस हुए सबसे ज़्यादा उस जमाने में, लेकिन अंग्रेज कूटनीति से, डिप्लोमेसी से आगे बढ़े। बाद में जाकर के अंग्रेजों को ज़्यादा सक्सेस मिले और वो कामयाब हुए, क्योंकि पुर्तगाली जिस मंशा से आए थे वो उनकी मंशा पूरी हो गई। वो एक तरह से पायरेट्स थे, समुद्र पे उनका कब्जा था। सबसे पहले हथियार लेके आए थे, सबसे पहले उन्होंने बारूद का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो समुद्र पे ताकत उन्होंने बना ली थी, और समुद्र पे जो ताकत बनाई उन्होंने उससे अर्न करना शुरू किया, पैसा कमाना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि अगर समुद्र में से अगर कोई जहाज निकलेगा और अगर उसकी सिक्योरिटी का अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दें कि ये जहाज वहाँ तक, इस जगह से वहाँ तक जो ट्रेवल करेगा, अरब जा रहा है या फिर यूरोप जा रहा है, टर्की से होकर जनरली निकलते थे, इस्तांबुल के पास से निकलते थे, तो लाल सागर होकर के निकलते थे, और भी 3-4 रास्ते थे, सब पे उसने कब्जा किया, खास करके समुद्री रास्ते पे। सबसे पहले तो पता लगाया, वहाँ के जो राजकुमार था उसने जो है सबसे ज़्यादा, राजा ने इसी पे फोकस किया कि आप पता लगाइए कौन सा रास्ता ठीक है और कौन सा। तो वो केप ऑफ गुड होप वाला है ना, तो केप ऑफ गुड होप वाली जो खोज हुई, यानी कि पहली बार उनको ये एक ऐसा रास्ता मिल गया, ये पुर्तगालियों को मिला, बाकी लोगों को तो और भी पता था, लेकिन पुर्तगालियों को खास करके वास्को डी गामा के माध्यम से वो मिल गया, जिससे आसानी से इंडिया जाया जा सकता है। और वो जब मिला तो उन्होंने फिर उसको मोनेटाइज किया,
इस रास्ते की खोज जो है उसको उन्होंने कैश ऑन किया, उससे पैसा कमाना शुरू किया। रास्ते की खोज ही उनके लिए अपने आप में पैसा दिलाने वाली हो गई। तो इस तरह से सोचिए उसको। जनरली हम लोग बोलते हैं 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा और ये बोला, और हम उसको याद रखना चाहते हैं। तो वो उसमें एक दो कमियां रह जाती है, ये वाली कमियां रह जाती, हम ये नहीं सोच पाते। और फिर कालीकट से एकदम गोवा का आइडिया कैसा है, क्योंकि गोवा अलग था, फिर इसीलिए वो दमन दीव, तो छोटे आइलैंड को पकड़ के रखना चाहते थे, जल दुर्ग हो जाता है। आइलैंड जो होता है वो एक तरह से क्या हो जाता है, एक तरह का जल दुर्ग हो जाता है। वाटर डिवाइड करता है ना, तो वाटर डिवाइड करता है तो आपको सेना कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि पानी में से होकर के निकलना पड़ेगा। इसलिए शिवाजी जंजीरा चाहते थे, जल दुर्ग है, वाटर फोर्ट है ना, तो वो ज़्यादा सेना कम लगती है उसमें, क्योंकि कोई पानी में ट्रेवल करके नाव लेके आएगा तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, वो पानी में, आप लैंड पर है, तो आपके लिए फाइट करना, उसको पानी में बनाए रखना या पानी से भगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि पानी में कब तक फाइट करेगा। और एक साथ बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, क्योंकि पानी से आना है, नाव लेकर के आना है, जहाज लेके आना है, तो इतना तो वाटर फोर्ट वाला जो कंसेप्ट है वो उसको ताकतवर बनाता है। ठीक है, तो मैं दरअसल सैंपल टाइप पढ़ा रहा हूँ कि हिस्ट्री पढ़ने का नज़रिया दूसरा होना चाहिए, इस टाइप का नज़रिया होना चाहिए, इस तरह से पढ़ना चाहिए। हम क्या घटनाओं को याद रखना चाहते हैं, हम घटनाओं को समझना नहीं चाहते। ये जो इवेंट हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसने ऐसा ही क्यों किया। हम ये इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि मुझे ये याद नहीं रहता है कि ये इस तारीख को पहुंचा, इसका नाम ये था, हम उसमें फंसे रहते हैं। वो फिर अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा आपको। अगर उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया तो वो अपने आप याद हो जाएगा, और नहीं भी रहा तब भी आप सही क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, क्योंकि वो लोग उसी पे फोकस करते हैं। एग्जाम के नेचर में, यूपीएससी के एग्जाम में स्पेशली, एमपीपीएससी का नहीं कह रहा हूं मैं, यहाँ यूपीएससी का नेचर यही है कि वो आपसे इसी तरह का अपेक्षा रखते हैं कि आप इन चीज़ों को, घटनाओं की व्याख्या को समझ पाए कि नहीं। और इसके लिए लंबा रिवीजन नहीं लगता, बार बार रिवीजन उन चीज़ों के लिए लगता है, वो तारीखें याद रखने के लिए। घटनाओं की तो स्टोरी है, एक टाइम में ही काम हो जाएगा, एक ही बार में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, दोबारा का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा में फिर आप तारीखें अच्छे से याद रख पाओगे, दोबारा फिर उसके लिए काम आ जाएगा। तो ये करिए, ठीक है ना। तो बस्तियां बनाना, यहाँ के लोकल लोगों से शादी करना, यानी कि महिलाएं यहाँ की होगी, पोर्तुगीज़ वहाँ के, तो आप गोवा में आप इसी प्रकार के बच्चों को ज़्यादा देखेंगे। वहाँ जो फैमिलीज़ है जिनके नाम हैं वो सब पोर्तुगीज़ नाम है, पुर्तगाल में जो नाम है वही उनके ये नाम है। बहुत कम जो हैं वो मछुआरे हैं, जो समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे, उनके बच्चे हैं। बहुत कम ऐसे हैं, क्योंकि पोर्तुगीज़ बहुत जल्दी आ गए थे, तो वहाँ से बहुत दूसरे लोग बहुत सारे भगा दिए गए। तो अब आपको वहाँ वो जो पंडित जो शादी ब्याह कराते हैं उस टाइप के लोग बहुत कम मिलेंगे। हिंदू रीति रिवाजों को काम करने वाले लोग, वो उन लोगों की बहुत कम होगी। जजमानी सिस्टम से जुड़ा हुआ, हिंदू जाति प्रथा से जुड़े हुए लोग वो वहाँ बहुत कम मिलेंगे। इसलिए वहाँ होटल इंडस्ट्री ये वो सब, और एथिक्स वाली वो प्रॉब्लम नहीं, इसलिए वहाँ पोर्क और बीफ बहुत ज़्यादा चलता है। और ख़ास करके बीफ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे वो उसने आरएसएस ज्वाइन करो, बीफ जरूर खाता है और खिला भी रहा है सबको, ठीक है ना। तो उसका कारण ये है कि वहाँ का कल्चर हो गया, क्योंकि वो पोर्तुगीज़ कल्चर है, ठीक है। यही चीज़ नॉर्थ ईस्ट में है, वो चाइना के उससे है, तिब्बत के उससे है, यहाँ इसकी वजह से है। तो इससे फिर आपका जो कल्चर वाला और वो जो दूसरा हिस्सा है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए वहाँ के मेले और वहाँ के जो दूसरे उत्सव है या फेस्टिवल होते हैं, ये सब है, वो पोर्तुगीज उससे जुड़े हुए हैं। नए साल मनाने के लिए लोग जा रहे हैं, या क्रिश्चियन पद्धति से जो 25 तक हो वो जो मनाते हैं क्रिसमस, और वो उसी की पार्टियाँ और वो सब, उसके लिए होटल्स बहुत ज़्यादा बुक होते हैं, वो सब होता है, ठीक है। तो हिंदू चीज़ें जो है वो वहाँ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही बहुत समय तक हैदराबाद निज़ाम के पास रहा, और निज़ाम का कब्जा रहा। तो आप देखेंगे हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी चार मीनार। अब चार मीनार, अब आप जो हैदराबाद की प्रसिद्ध चीज़ें देखोगे ना, तो उसमें हिंदू संस्कृति वाला बहुत कम मिलेगा। खुद हैदराबाद नाम ही जो है वो हैदर से बना हुआ है।
तालाब का नाम बताओ जरा कोई, कौन सा तालाब है? सिकंदराबाद और हाँ उस्मान सागर। उस्मान सागर हो गया, इधर सिकंदराबाद हो गया, इधर हैदराबाद हो गया, दोनों के बीच में तालाब हो गया, है ना। तो ऐसी जो चीज़ है, चाहे वो उसकी बात हो, चाहे नामकरण हो, तो केवल नामकरण नहीं, कल्चर भी यही कल्चर फिर अलीगढ़ और लखनऊ में आपको जो है वो देखने को मिलेगा, नॉर्थ में। तो ये सोसाइटी में आता है वो चीज़ें, तो उसको थोड़ा सा समझिए। और कौन कौन सी ताकत है। अब उस समय में जो है, मैं आपको उस दिन शिवाजी वाली बात हमने की थी कि हमने कहा था आज करेंगे, बोला था आज के लिए छोड़ा था। शिवाजी ऐसे समय में जब मॉडर्न हिस्ट्री में ये सब कुछ चल रहा है, अंग्रेजों के आने की बात चल रही है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी ताकत शिवाजी के रूप में। उस दिन हमने महाराणा प्रताप की बात ज़्यादा की थे ना आप लोग उस दिन पिछले क्लास में, संडे में। तो उस दिन हमने महाराणा प्रताप की बात की है, और वो अब दूसरी बात है शिवाजी की। महाराणा प्रताप और शिवाजी में कुछ अंतर है, बेसिक डिफरेंसेस हैं जो मैं अभी शेयर करूंगा आपसे दोनों के उसमें। तो महाराणा प्रताप में थोड़े से सिद्धांत वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है, शिवाजी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। महाराणा प्रताप सिद्धांतों के मामले में ज़्यादा जिद्दी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। शिवाजी कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं। महाराणा प्रताप को भी एक तरह से मौका मिला था कि वो मुगल दरबार में जा सकते थे, आगरा चले जाते और मुगल दरबार में जाकर के हाजिरी लगा देते, लेकिन उन्होंने नहीं लगाई। शिवाजी गए मुगल दरबार में, सरेंडर भी किया, संधि भी की। तो शिवाजी की संधियां भी हैं, सरेंडर भी है, शिवाजी का मुगल दरबार में जाना भी है, लेकिन सब जगह पर उन्होंने कूटनीति लगाई है। कहीं पे भी एकदम फुल्ली मतलब वो सरेंडर नहीं किया उस तरह से, लेकिन एक एक बार सब तरह की चीज़ें ट्राई कर ली उन्होंने। महाराणा प्रताप ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, वो अडिग रहे, अपने शर्तों पे ही बने रहे, उनकी टर्म्स कंडीशन उन्हीं की थी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर है। गुरिल्ला पद्धति दोनों की है, छापामार पद्धति दोनों की है, लेकिन महाराणा प्रताप के बहुत सारे जो युद्ध हैं वो दिन के युद्ध हैं, मैदानों के युद्ध हैं, मैदानों में लड़ाइयाँ हुई है, दिन में हुई है। जबकि शिवाजी की लड़ाइयाँ रात की है और छुप कर के है, मैदानों की कम है, किलों में ज़्यादा है। तो डिफरेंट है, दोनों का डिफरेंस है, लेकिन मानता दोनों की अपनी जगह है, क्योंकि वो महाराष्ट्र की जो स्थिति है उसके हिसाब से वो है। तो यहाँ एक बार जो बच्चे गलती करते हैं, यूपीएससी में मैं काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी साल हो गए, एक चीज़ गलती करते हैं कि यहाँ वो काम चलाते हैं, मतलब इस हिस्से पे आकर के काम चलाते हैं। ये वाली गलती ना करें। यहाँ आपको काम नहीं चलाना है, थोड़ा थोड़ा मेहनत कर लेना है, और बहुत ज़्यादा देर की मेहनत नहीं है, 10 घंटा दीजिए आप इस हिस्से को। शिवाजी के आसपास दक्कन जिसको बोलते हैं, डेक्कन या दक्कन, इस हिस्से को 10 घंटा दीजिए, आप मजबूत हो जाएंगे सिविल सर्विसेज में। यहाँ अधिकांश बच्चे ये 10 घंटा बचाते हैं, वो सोचते हैं कि इस हिस्से को हम 10 घंटा क्यों दें। तो हमारा एक सजेशन है यहाँ पर, मैं दरअसल ये लूप होल्स को जानता हूँ, इस चीज़ को समझता हूँ। कई बार जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो वहाँ आपको टोल वाला बता देगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट क्यों होता है, क्या गलती करते हैं लोग, किसी जगह पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, तो गलती बता देगा। और अगर आप वो ख्याल रखोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी एक्सीडेंट नहीं होगा, अदरवाइज फेल होंगे। तो उनमें एक एक्सीडेंट जो मॉडर्न इंडिया पढ़ते समय में जो गलती होती है वो ये होती है कि दक्कन को वेटेज नहीं देते, और खास करके दक्कन जो डेक्कन वर्ड है, जो बेंगलोर है, हैदराबाद है, जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वर्तमान में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, थोड़ा सा गुजरात भी, और ये जो पूरा क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ जहाँ ख़त्म हो रहा है, उड़ीसा जहाँ ख़त्म हो रहा है, वहाँ से लेकर तमिलनाडु तक, तमिलनाडु जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ तक, ये जो हिस्सा है
ये बड़ा सेंसिटिव हिस्सा है, बहुत उत्पादक भी है, और खास करके बहुत प्राचीन समय से कैश क्रॉप्स वाला इलाका है। कैश क्रॉप्स, यहाँ पर आप देखेंगे तंबाकू, मूंगफली और ऐसी क्रॉप्स होती थी, गन्ना भी और बहुत सारी हद तक कपास भी और बहुत सारी चीज़ें। कपास वाला तो खैर इलाका हमारे पास भी है, थोड़ा मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र में ज़्यादा, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स थी। क्योंकि देखिए मालवा तो गेहूं के लिए जाना जाता था, हम छत्तीसगढ़ और बंगाल को और इसको हम चावल के लिए, और ऊपर तक आसाम भी चावल के लिए हम कर लेते हैं। तो केवल खाने पीने की सामग्री उगा करके आप एकदम बहुत बड़ा रईस नहीं बन सकते। कैश क्रॉप से आदमी बहुत जल्दी रईस बनता है। तो जो भी टैक्स आता था वो इनके राजाओं के पास में, नवाबों के पास, निज़ाम के पास बहुत ज़्यादा टैक्स आता था, टैक्स बहुत ज़्यादा आता था। इसके अलावा चंदन वाला इलाका है, आप जानते हैं चंदन का इलाका है, चंदन बहुत महंगा जाता है, बहुत सुगंधित होता है, लाल चंदन, चंदन। फिर एलिफेंट्स हैं तो टस्क, एलिफेंट टस्क, तो जंगल में हाथी दांत का व्यापार, उसकी तस्करी, तो काफ़ी हद तक रिच है। और मिनरल्स भी हैं, कई तरह के मिनरल्स भी हैं, और नदियां हैं, ठीक ठाक नदियां हैं, काफ़ी घना जंगल है, तो रिच है इलाका। इस वजह से ये जो हिस्सा है ये मुगल साम्राज्य को भी अट्रैक्ट करता रहा, और यहाँ बहुत सारे संघर्ष हुए हैं। हम उन संघर्षों को भी नज़रअंदाज करते हैं। मैंने पिछली बार कृष्णदेवराया के ऊपर होमवर्क दिया था आपको, मैंने कहा था कृष्णदेवराया, और इसलिए वो कृष्णदेवराया के पास ही गया था वो पुर्तगाली, और कृष्णदेवराया से ही उसने एक तरह से एक्सेस मांगा था, मुगल साम्राज्य तक नहीं गया वो, तो उसको मालूम था कि यहाँ से काम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अंग्रेज भी पहली बार आए तो इसी हिस्से में आए, और उन्होंने फ्रेंच भी आए तो इसी हिस्से में आए, पोर्तुगीज आए तब भी इसी। ये गेट था इंडिया में आने का, गेट। और इन्हीं में से जो लड़ाइयाँ चल रही है ऑलरेडी सक्सेशन की, उन्हीं में से किसी का एक का पक्ष ले लो तो एंट्री हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। वैसे मैं लाइफ साइंस का स्टूडेंट हूँ और लाइफ साइंस ही पढ़ाता रहा हूँ, यानी बायोलॉजिकल साइंसेज ही मैंने पढ़ाया है। लेकिन आपको जब मैं हिस्ट्री की समझ दे रहा हूँ तो ऐसा लगेगा आपको जैसे मैं हिस्ट्री की समझ दूसरी तरह की है, जैसे हिस्ट्री का टीचर इस तरह से नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, हिस्ट्री मैं इसको भी बायोलॉजिकल साइंसेज की तरह ही समझता हूँ हिस्ट्री को भी, तो इसलिए ये वाला तरीका है। तो आप समझिए उस चीज़ को, उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है ना, तो उन रिसोर्सेज को और उनको समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए जब मैसूर के टीपू सुल्तान की बात आती है तो हम बोलते हैं शेर मैसूर, एक शब्द आता है शेर मैसूर। शेर नहीं है, वो टाइगर है। वो जो जहाँ पे भी पुराने ज़माने में शेर शब्द आता है, जैसे कि उसके लिए आता था शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी का नाम इसलिए शेर शाह पड़ा था कि एक बार उसने टाइगर मार दिया था, तो बादशाह होना चाहिए। टाइगर को क्या बोलते हैं? बाघ। लेकिन पूरा इंडिया टाइगर को शेर ही बोलता था, जबकि शेर का मतलब होता है लायन, सिंह, सिंह या शेर। लेकिन शेर एक कॉमन टर्म थी। शेर बाघ के लिए भी, तेंदुए के लिए भी, लेपर्ड के लिए भी, मतलब और सबके लिए, लायन के लिए, सबके लिए कॉमन टर्म थी शेर। इसलिए हमारे यहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर ने पिछली बार वो लगा दिए थे बोर्ड, शेर वाला, वो टाइगर की गणना में वो शेर लगा दिया, फिर दूसरे दिन हटाया, किसी ने समझाया ये बाघ है, शेर नहीं है। शेर तो वो गिर में होता है, गुजरात में, लायन, सिंह, वो शेर है। लियोपर्सिका, पैंथेरा लियोपर्सिका, ये पैंथेरा टाइग्रिस मीन्स पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर। तो वहाँ शेरशाह सूरी नाम पड़ गया उसका, क्योंकि उसने बाघ मारा था, तो शेरशाह सूरी नाम हो गया। ठीक है, जबकि शेर कहाँ मिलेगा? गुजरात में। यहाँ शेर है? नहीं है, यहाँ शेर नहीं है। तो शेरशाह सूरी जहाँ है उधर बिहार में, वहाँ शेर है, वहाँ बिहार में शेर नहीं है, टाइगर है, वहाँ टाइगर है। तो यहाँ पे भी आप बोलेंगे शेर मैसूर, टीपू सुल्तान, तो शेर मैसूर कैसे हो गए? मैसूर का शेर टीपू सुल्तान, तो शेर थोड़ी है, बाघ। बात समझ में? टाइगर।
अगर इंग्लिश वालों को बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं ये मैसूर का टाइगर है, टाइगर ऑफ मैसूर। बात समझ में आई? तो ये थोड़ा सा आप पकड़िएगा उसको। एक और टर्म आती है वो बगनखा पहन करके जो जाते हैं अफजल खान के, अफजल खान से मिलने शिवाजी जब जाते हैं तो 5 उंगलियों में वो लोहे का एक हथियार था जिसमें टाइगर के नाखून जैसे लोहे के तीखे तीखे बना था, उसमें हाथ में पहनता नहीं, यहाँ तो एक लॉक लग जाता था और हाथ इस तरह से हो जाता था जैसे बाघ का पंजा है। तो जब वो अफजल खान से मिलने जाते तो शिवाजी उसी को पहनते हैं और वो उनको मालूम है कि वो तलवार लेके कुछ गड़बड़ करेगा, जबकि दोनों ने तय किया था कि हथियार लेके कोई नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा ये हथियार थोड़े है, तो बस केवल ऐसे ही ग्लव्स टाइप है, लेकिन वो बाघ के नाम, तो उसका हिंदी में नाम होता है बगनखा, यानी टाइगर के नेल्स। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ सही टर्म यूज हो रही है, बाघ के नाखून, बगनखा। बट वहाँ शेर मैसूर में गड़बड़ हो गया, आम जनता के हिसाब से वो हो गया, इधर शेरशाह में गड़बड़ हो गया। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें ना ये पढ़ते पढ़ते निकल जाते हैं लोग, लेकिन ध्यान नहीं जाता, लेकिन आप उसको समझिएगा। ठीक है, तो उसमें जान आएगी, पिक्चराइजेशन होने लग जाएगा ऐसा। तो ये जो हिस्सा है डेक्कन वाला, इसके साथ थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। तो आपको मैंने पहले भी कहा था, बरीद शाही, जो पूरा निज़ाम शाही, कुतुब शाही, इन सबको पढ़िए कि किसे कुतुब शाही कहते हैं, किसे बरीद शाही कहते हैं, किसे निज़ाम शाही कहते हैं, इमाद शाही कहते हैं। तो ये किस किस का नाम क्यों पड़ा हुआ है, बीजापुर क्या है, गोलकुंडा क्या है, हैदराबाद क्या है, ये शायद बीदर क्या है, ये क्षेत्र क्या है, और ये किन किन के पास में रहे हैं और कब कब रहे हैं। क्योंकि सारी राजनीति जो मुगलों के अंत की और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की वो यहीं पे फोकस करेगी। फिर मराठे जब शिवाजी के बाद में अपना पूरा संघर्ष करेंगे वो इसी क्षेत्र में करेंगे। तो बीजापुर वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर था, जो हिस्सा था जिसमें कि एक तरह से प्रलोभन दिया गया था शिवाजी के पिताजी को। शिवाजी के पिताजी को कहा गया था कि क्या आप हमारे साथ आ सकते हैं, बीजापुर के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। तो एक समय में वो किया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बीजापुर को समर्थन दे दिया और उसी बीजापुर को बार बार संधि के तहत शिवाजी ने सपोर्ट किया और बार बार लूटा भी और परेशान भी किया। उन्हीं के किले छीनना, यही चूहा बिल्ली टाइप का खेल चलता रहा, छुपने छुपाने का, छुपा-छाई चलती रही ये, और पूरा संघर्ष इसी में बीत जाता है। इसलिए इस हिस्से को बहुत अच्छे से करिएगा, पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से करिए, मैप दे करके करिए और हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी को उसको पढ़िए और डायनेस्टी को पढ़िए कि कौन कौन सी डायनेस्टी में कौन कौन थे। क्योंकि अकबर के समय भी पूरी राजनीति यही रही, शाहजहां भी इन्हीं से परेशान रहा, औरंगजेब भी इन्हीं से परेशान रहा और पूरे टाइम ये, और फिर बाद में मराठे भी इन्हीं के साथ संघर्ष में पूरा समय निकल गया। हालांकि मराठे संघर्ष करते करते बहुत आगे तक निकले, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा समय निकला और शिवाजी का बहुत ज़्यादा, शिवाजी का सबसे ज़्यादा समय निकला। नहीं तो किले बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, नीचे गांव में रह सकते थे। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे किले ही इन्हीं के लिए बनाए थे। और ये सब वो लोग थे जो मुस्लिम थे, ज़्यादातर मुस्लिम थे, 90% ये सारे लोग मुस्लिम हैं। बहुत कम हिंदू शासक यहाँ रहे, विजयनगर में ज़्यादातर, बस बाकी सब मुसलमान थे। लेकिन ये मुसलमान वो नहीं थे जो मुग़ल थे, ये इससे पहले के और उससे पहले के जो आक्रमणकारी थे उनके बच्चे थे और वो किन्हीं सत्ता पे स्थापित थे। तो यहाँ 2 टर्म आती है, यहाँ आपको टर्मिनोलॉजी भी पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाली और सोशल वाली और सारी, लेकिन 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथ और सरदेश मुखी। चौथ और सरदेश मुखी। चौथ नाम से दिख रहा है आपको 1/4 को चौथ कहा जाता है, 1/4, 1/4। तो जो हिस्सा मराठों के पास होता था, खास करके शिवाजी का खुद का जो हिस्सा है, जहां उन्होंने एक तरह से अपना
स्थापित कर लिया, राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन वो सौंप रहे हैं किसी को। विजित हिस्सा है, जीता हुआ हिस्सा है, वहां पर वो 1/4 लगाते थे, 1/4, कि आपको चौथा हिस्सा देना है अपनी उपज का। आप जो भी उगाते हैं, प्रोड्यूस होता है, तो जो भी उत्पादित होता है उसका चौथा हिस्सा आपको जमा कराना है टैक्स के रूप में। और सरदेशमुखी उनसे होती थी जो उनके राज्य के बाहर के लोग हैं, लेकिन इस बात का वो पैसा देते हैं कि शिवाजी उस पर अटैक नहीं करेंगे। एश्योरेंस ले लेते हैं शिवाजी से कि आप को तो हम मानते हैं, आप बहुत बहादुर आदमी हैं, आप हमको कभी भी मिटा सकते हैं, बस हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, अटैक ना करें कभी। तो फिर वो उनसे सरदेशमुखी 1/10, 10वां हिस्सा, उपज का 10वां हिस्सा लिया जाता था। तो ये व्यवस्था थी। तो कौन कहाँ तक सरदेशमुखी ले रहा है, मराठों के समय में, स्पेशली मराठों के समय में। तो जब भी आप संधि देखोगे मराठों की मुगलों के साथ में और दूसरे लोगों के साथ में, तो वहाँ देखोगे कि उस संधि में वो बोलते हैं यहाँ चौथ का अधिकार मिला, यहाँ तक सरदेशमुखी का अधिकार मिला, इन जिलों में, इन एरिया में वो सरदेशमुखी ले सकते थे, है ना। उसी से देशमुख सरनेम आया, देश पांडे, देशमुख, ये सब सरनेम शिवाजी के बनाए हुए हैं। ये जातियाँ नहीं थी। इसलिए मराठा आरक्षण जो अभी आंदोलन चला था, मराठा आंदोलन जो चला था, तो यहाँ करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्योंकि मराठा आंदोलन में जो जातियाँ भाग ले रही है, मराठा जो अपने आप को कहते हैं, ये एग्रीकल्चरिस्ट थे। एक समय में ये सब लोग खेती करने वाले लोग थे, लेकिन जब शिवाजी की माँ ने अपने बेटे को राज्य निर्माता के रूप में देखना शुरू किया कि मैं तुम्हें राजा देखना चाहता, तुम्हारे पिताजी को भी राजा के तौर पे ही देखना चाहते थे, वो राजा ही बोलती थी पिता को भी, लेकिन पिता नौकरी करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो चाहते थे कि मैं नौकरी करूं। तो बीजापुर की नौकरी कर ली उनने, तो बहुत निराश थी। तो उनके दादाजी के पास जो पूना की जागीर थी, बस उन्होंने उसी को देखना शुरू किया और वहीं से उन्होंने शुरुआत की। तो जो दुर्ग एक के बाद एक बनते गए, एक के बाद एक किले बनते गए, तो माँ बड़ी खुश थी उनकी, बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो राजा के रूप में बनते हुए देख रही थी। इसलिए वो कोरोनेशन तक रही भी। रायगढ़ में उनका जो कोरोनेशन हुआ था 74 में, 1674 में, उनकी माँ थी उस समय। तो ये जो सारी चीज़ें जब उन्होंने देखी, तो राज्य निर्माता के रूप में जब शिवाजी उभरे, तब उनको बहुत सारे लोगों की जरूरत हुई लड़ाई लड़ने के लिए, सैनिकों की जरूरत हुई। और उन्होंने अपने महाराष्ट्र के लोगों को कहा, खास करके ये जो भावना उनके अंदर आई, ये समर्थ गुरु रामदास की वजह से। समर्थ गुरु रामदास ने जातिवाद का एक तरह से विरोध किया और महाराष्ट्र में नेशनलिज्म वाली बात, राष्ट्रवाद की बात, राष्ट्रभक्ति की बात, और शब्द दिया महाराष्ट्र, महान राष्ट्र, ग्रेट नेशन। यानी ये जो भूमि है, ये कोई सामान्य वाला जगह नहीं है, ये एक महान राष्ट्र है। ये जो महाराष्ट्र वर्ड है, ये वहीं से आया। और महाराष्ट्र का ही अपभ्रंश है एक तरह से मराठा, और इसके लिए एक और वर्ड बोलते हैं मरहटा, जो मर करके ही हटा, इसलिए वो मराठा। तो मराठा नाम दो तरह से वो करते हैं, मराठी भाषा, मराठी अस्मिता, मराठी मानुष, बिलोंगिंगनेस, अपनेपन की भावना, मराठी होने की भावना, सन ऑफ सॉइल, भूमिपुत्र की भावना। तो इसलिए यहाँ वर्ड यूज किया जाता है जब महाराणा प्रताप की बात आती है और शिवाजी की, सन ऑफ सॉइल, यानी भूमि के पुत्र, इस मिट्टी के पुत्र, मिट्टी के प्रति कर्ज। तो मातृभूमि, देशभक्ति, मिट्टी पुत्र, माटी पुत्र, सन ऑफ सॉइल, भूमि पुत्र, धरती को माँ मानना, ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं, ये हिंदू कंसेप्ट्स हैं। हिंदू पदपादशाही इसी को बोलते हैं। तो ये चीज जब पहली बार लोगों में आई, तो उन्होंने कहा कि जाति पाति क्या होती है। कुछ लोग जो योद्धा हैं
अगर आप खेती करते हो थोड़े समय के लिए आ जाइए, हमारे साथ लड़ाई लड़ लीजिए। हम क्यों मुगलों को टैक्स दें, हम मुसलमानों को टैक्स क्यों दें, बीजापुर वालों को भी हम क्यों दें, मुसलमान हैं ये मलेच्छ हैं। तो समर्थ गुरु रामदास मुसलमानों को मलेच्छ बोलते थे, यानी जो शुद्ध रक्त नहीं है, विदेशों से आया है और खास करके गौ हत्या करता है। इसलिए जब शिवाजी का राज्याभिषेक हो रहा था तब उनको एक टाइटल गौ प्रतिपालक कहा गया था। ब्राह्मण रक्षक और गौ प्रतिपालक, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण और गाय की रक्षा बहुत जरूरी थी। ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए, यानी ब्राह्मण मतलब यहाँ जाति से नहीं था, लेकिन यह है कि जो भी धर्म का काम करते हैं उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। और गाय हिंदू धर्म की काफी आस्था का प्रतीक है, तो उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। तो गौ प्रतिपालक, उनके लिए एक वर्ड आया था गौ प्रतिपालक। और जो समर्थन उनको मिला जनता में से, जो लड़ाई तलवार लेकर के आ गए और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए, बस वही सब मराठा सैनिक थे, वही सब भूमिपुत्र बने। और वही मराठा एक तरह से जब देश आजाद हुआ तो उन लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय लिखवाया, राजपूतों की तरह लिखवाया, जबकि वो थे किसान, खेतीबाड़ी करते थे, केवल शिवाजी के आह्वान पर चले गए थे। और पानीपत की तीसरी लड़ाई में वो सारा गड़बड़ हो गया और सदाशिवराव भाऊ के समय में, और वो फिर मराठे वापस एग्रीकल्चरिस्ट हो गए और फिर अंग्रेज आ गए तो दुनिया ही बदल गई। तो थोड़े बहुत लोग किले को संभालने में लगे, फिर किलों में भी कुछ नहीं रखा था क्योंकि किले बहुत ऊंचे ऊंचे थे और सब जमीन पे ही रहने लगे। और अंग्रेजों ने व्यवस्थाएं बहुत सारी दूसरी कर दी, तो बहुत ज़्यादा वहाँ कुछ बचा नहीं था। तो एक तरह से वो धोखा हो गया। धोखा तो नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि 47 में जो पटवारी आता होगा, और उस समय में सब लोग शिवाजी के सैनिक होने के नाते मराठा सरदारों, मराठा पेशवा के अधीन, बाजीराव फर्स्ट के अधीन वो लड़ते रहे, घूमते रहे, और उन्होंने दिल्ली तक को और पंजाब तक को जीत लिया था। एक जमाना ये आ गया था। तो वो जो गौरव वाली बात थी उसे वो भूलना नहीं चाहते थे। तो 47 के बाद जब 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उनसे पूछा गया तो आप कौन है, तो उन्होंने कहा हम मराठे क्षत्रिय हैं, हम लड़ते हैं, लड़ाकू हैं, हम मार गिराते हैं, हमारे पास तलवार है। तो झंझट हो गया। झंझट ये हो गया कि उनको राजपूत जो क्षत्रिय थे और जो तमाम क्षत्रिय उत्तर भारत में, उनके जैसा ही क्षत्रिय मान लिया गया, और क्षत्रिय मान करके उनको जनरल बना दिया। अब वो सब लोग जब वापस उतरे, जब देश आज़ाद हो गया, सरकारी नौकरियां लगने लगी और बहुत सारे फायदे आरक्षण के हिसाब से मिलने लगे, तब उन्होंने कहा कि यार हम तो मतलब किसान, हमारे पास तो वैसा कुछ है नहीं जैसा होना चाहिए। क्षत्रियों के पास तो राजमहल थे, जैसे राजस्थान में तो राजमहल थे, यहाँ तो पेशवाओं के पास थे, सरदारों के पास थे। आम जनता जो थी वो तो फाइटर थी, बस बुलाने पर लड़ती थी, बाकी के समय में खेती करती थी। यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनके पास तो ठिकाने होते थे, हवेलियाँ होती थी, जमीनें होती थी काफ़ी बड़ी बड़ी, वो तो जमींदार थे। देखा जाए तो फ्यूडल सिस्टम था, सामंती सिस्टम था, वो कभी सामंत नहीं रहे। तो उनको तो कभी टैक्स मिला नहीं, वो तो राजाओं को मिलता था, छत्रपति जो होते थे उनको मिलता था, बाद में पेशवा और बाद में सरदार। तो ठगा से महसूस करने लगे, यानी बस कोई फडणवीस था, कोई चिटनीस था, कोई कुलकर्णी था, और जो नौकरी में जो पोस्ट के नाम थे, जैसे अभी तहसील में पोस्ट है या कलेक्टर है, तो वो जाति बना दी उनने, पोस्ट को जाति बना दिया, और वही नाम लिखने लगे। और ये सारे बड़े सैनिक हो गए, जबकि वो सब चपरासी थे। चपरासी तक का कुछ नाम था, वो भी अपने आप को मराठा सैनिक और शिवाजी का आदमी और ऐसा बोल के जनरल हो गया। तो अभी जो संघर्ष हुआ था, मराठा आंदोलन पूरा, आप देख रहे हैं ना, ये वो सब वही लोग थे, वो सारे लोग थे जो अपनी जाति अस्मिता उस समय में क्षत्रियों के रूप में बता रहे थे। लेकिन अब बोल रहे हैं कि अब चूंकि आरक्षण है और बहुत हमारे पास परिवार चलाने के लिए कुछ नहीं है और ये सब चीज़ें नहीं है। शिवसेना में भी अधिकांश जो 90% लोग हैं वो यही हैं जिनमें मराठी होने का भाव है, और वो है, ठीक है। तो ये सब पवार हुआ, चौहान हुआ, चौहान हुआ, देशमुख है, देशपांडे है, ये सब सरनेम जितने भी हैं, और कुलकर्णी हैं, कुछ तो इनमें पाटिल हैं। तो पाटिल जो है वो पटेल हैं गुजरात में, जिनके पास भी ज़मीन होती थी, बड़ी ज़मीन होती थी, वो पाटिल हो गए, गांव के पटेल भी थे। जो हरियाणा का चौधरी है, जो चौधरी टाइटल है हरियाणा का, वो महाराष्ट्र में पाटिल है, गुजरात में पटेल है, मध्य प्रदेश में पाटीदार है। बात समझ में आई ना। तो इनके पास पट्टी होती थी खेती
खेत मतलब पट्टी, उसका होल्ड करने वाला, बीरर, तो फॉर्म होल्डर है वो, बड़े बड़े फॉर्म है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी पट्टियां हैं, तो पट्टीदार, पट्टीदार से पाटीदार बना, वही पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पटेल, पाटिल, पाटीदार, चौधरी, ठीक है। और यूपी बिहार में उनको जनरली मुखिया और इस टाइप से कुछ और दूसरे नाम से बोल देते हैं। तो ये जो चीज़ है, बंगाल में जाएंगे तो वहाँ फिर वही राय लगाते हैं, या फिर बंगाल में जो है खास करके टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठाकुर लगाते थे, तो वो एक तरह से फ्यूडल लॉर्ड थे। बाकी ब्राह्मण है, टैगोर ब्राह्मण नहीं है, वो क्षत्रिय, एक तरह से पाटीदार पटेल टाइप की एडमिनिस्ट्रेटिव कौम है। तो हमारे यहाँ जो जातियों का विकास हुआ वो खास करके महाराष्ट्र का बड़ा इंटरेस्टिंग है। जातियों का विकास जो है वहाँ आप देखेंगे कि वो काम के आधार पर है, लेकिन वो काम के आधार पर शिवाजी के द्वारा बांटे गए कामों के आधार पर है, ठीक है। और बहुत सारे मुगल नाम हैं, क्योंकि मुगलों की व्यवस्था पहले से चल रही थी, उसी में से कॉपी किए हैं, तो डिराइव फ्रॉम मुगल टर्मिनोलॉजी, तो वहाँ से है। कुछ चीज़ें जो है वो लोकल है, बाकी संस्कृत नहीं है, तो इसलिए मराठी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। उत्तर भारत में आपको संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी तो अलग चीज़ है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हिस्ट्री को मैं इंटरेस्टिंग बना, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप जाके पढ़ेंगे, आपको हर चीज़ का जो उसका जो है उसका एक फिलोसॉफिकल व्यू लेते हुए आप देखते हुए पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए आज इतना ही करते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की